नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहासकारों की कड़ी में सेकंड लास्ट बरनी पे आए हैं। इसके बाद एक फजल बचेगा और स्पेकुलेटिव में एक मार्क्स बचे हुए जो मैं शायद कल या परसों करवा दूंगा। उसके साथ ही हमारा परिकल्पनात्मक दर्शन और भारतीय इतिहासकार पूरा हो जाएगा। फिर दो भाग शेष बचेंगे, एक विश्लेषणात्मक दर्शन और एक इतिहास लेखन। ठीक है, तो बरनी, जियाउद्दीन बरनी, बहुत अच्छे से आपने मिडाइवल इंडिया में नाम पढ़ा होगा। 1285 से 1357 तक इनकी अवधि रहती है और इस दौरान इन्होंने यूं कहिए कि बलबन से लेकर हालांकि बलबन की मृत्यु हो गई थी 1287 में, शायद 1287 का ही साल था, तो उस समय थे तो ये 2 साल की, तो उस समय लिखना विखना स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन बलबन का शासन काल में जन्म हो गया तो बलबन भी साथ में काउंट हो जाएगा। बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक, मैं फिरोज शाह तुगलक को FST लिख रहा हूँ, बार बार अपन FST, फिरोज शाह तुगलक तक का काल देखा और इसका 6 वर्ष तक का काल देखा स्टार्टिंग का। तो इस दौरान कुल इन्होंने शासन देख लिया। ठीक है, 9 शासकों का शासन देख लिया। किसने? जियाउद्दीन बरनी ने। अब अगर किसका मैं थोड़ा सा जीवन परिचय दूं तो काफ़ी अमीर परिवार से थे, सैयद वंश से थे, सैयद कुल से संबंधित थे, सैयद वंश से संबंधित थे, पहली चीज़। दूसरी बात, खानदान था सैयद पूरा और अच्छे घर से थे, तो इनकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छे लोगों से हुई थी। ये खुद लिखते हैं तारीख़ फिरोज शाही में कि मैंने 46 विद्वानों से अध्ययन किया था, 46 विद्वानों से ये पढ़े थे। चूँकि ये सारे के सारे धार्मिक शिक्षक थे तो इनके इतिहास लेखन के ऊपर धार्मिकता का सीधा प्रभाव पड़ता है, दिखता है। ठीक है, धार्मिक गुरु थे ये सारे के सारे, धर्म गुरु जैसे आप कह सकते हो, उल्लेमा कह सकते हो। 46 विद्वानों से इन्होंने अध्ययन किया था, तो निश्चित रूप से बौद्धिक रूप से ये काफ़ी उन्नत थे। साथ साथ में 17 वर्ष तक, बाद में कब 17 वर्ष तक मोहम्मद बिन तुगलक, MBT लिख रहा हूँ मैं, मोहम्मद बिन तुगलक के नदीम पद पे रहे। नदीम होता है जीवंत या यूं कहिए कि जो खुले दिल का व्यक्ति होता है, जिंदा दिली व्यक्ति जैसे अपन कहते हैं, तो जिंदा दिली साथी कह सकते हो। तो जिंदा दिली साथी। वैसे MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पद पर और किसी को नियुक्त नहीं किया था। ये पहले और आखिरी व्यक्ति थे जो नदीम पद पे रहे थे। तो 17 वर्ष तक इनके साथ रहे। उसके बाद में जब मरणागत आ गए थे मोहम्मद बिन तुगलक, तो लास्ट में उत्तराधिकारी के तौर पे किसको चुना जाए, तो ये फिरोज शाह तुगलक के FST के थोड़े खिलाफ चले गए, किसी और को शासक बनाना चाहते थे। तो यूं कहिए कि उत्तराधिकारी का जो युद्ध तो नहीं कहेंगे, उत्तराधिकारी चयन को लेकर, उत्तराधिकारी के चयन को लेकर FST के विरुद्ध थे। FST मतलब फिरोज शाह तुगलक के FST के विरुद्ध थे। तो सीधी सी बात है कि ये बात फिरोज शाह तुगलक को बहुत बुरी लगी होगी और फिर जब फिरोज शाह तुगलक शासक बने तो डेफिनेटली आप जब मुगल काल पढ़ते हैं तो जसवंत सिंह का नाम सुना होगा, जोधपुर, किस तरह से क्या क्या हुआ था। तो उत्तराधिकारी के चयन के समय FST के विरुद्ध थे। तो फिर जब FST शासक बने, FST जब शासक बने तो उसके कोप भंजन का शिकार होना पड़ा। कोप भंजन का क्या मतलब होता है? कोप भंजन का मतलब आप यूँ समझिए कि इनके क्रोध का शिकार बनना पड़ा, बदला लेना था इसको, FST को इसको अच्छे से कोप भंजन का शिकार बनाया। FST के कोप भंजन का शिकार बना। ठीक है, शिकार बना। और FST ने क्या किया, इसको कैद करके भटनेर दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ में है, भटनेर दुर्ग में कैद कर दिया। भटनेर दुर्ग में कैद कर दिया और जीवन के जो अंतिम वर्ष थे बड़े मुश्किल से गुजारे। जीवन के अंतिम वर्ष बड़े दुखदायी थे, इनके अंतिम वर्ष दुखद थे बहुत। ठीक है, अब भटनेर दुर्ग के अंदर जब कैद में था तो कैद में रहते हुए इन्होंने सोच लिया था कि मुझे एक ऐसी पुस्तक लिखनी है जो फिरोज शाह तुगलक को अगर राजी कर ले तो मुझे इस कैद से मुक्ति मिल सकती है। तो भटनेर दुर्ग के अंदर कैद के दौरान
इन्होंने तारीख फिरोज शाही लिखी और उस कृति ने बरनी को काफ़ी फेमस कर दिया। ठीक है, तो भटनेर दुर्ग में जब कैद था तो इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? वो लिखी आपकी तारीख फिरोज शाही। इनका इतिहास लेखन के पीछे उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था, मैं आगे बात करता हूँ। उनका उद्देश्य ये था, चलो मैं अलग स्लाइड पे ले लेते हैं। इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? तारीख फिरोज शाही। इनकी पहली पुस्तक तारीख फिरोज शाही, फिरोज शाही, ठीक है, जो कि बलबन से लेकर, मैं इसकी सारी डिटेल है वो लिखना शुरू कर रहा हूँ। अब ये विवरण हमें देती है बलबन से लेकर एफएसटी के 6 साल तक का, प्रारंभ के 6 वर्ष तक का विवरण देती है ये पुस्तक का विवरण। पहली चीज तो विद्यार्थियों ये ध्यान रखना। दूसरी बात, तारीख फिरोज शाही पुस्तक लिखने से पहले इसने एक प्लान कर लिया था कि मुझे उसको 101 अध्यायों में लिखना है। ठीक है, अध्याय मतलब मुकदमा भाग, इब्न खालदून में हमने पढ़ा भी था। तो 101 मुकदमा में लिखने की योजना थी, लिखने की योजना थी। ठीक है, मगर इस योजना को वो पूरा नहीं कर पाए और ये महज उस समय जो है आपके 11 मुकदमे ही पूरे कर पाए थे, 11 मुकदमा ही लिख पाए, 11 मुकदमा ही लिख पाए थे। कितने मुकदमे लिखे इन्होंने? 11 मुकदमा, मतलब 11 अध्याय ही लिखे, 90 अध्याय शेष रह गए। और विद्यार्थियों, ये जो शेष 90 अध्याय बचे, ये 90 अध्याय आगे चलकर, 90 अध्याय जो शेष बचे थे, यह आगे चलकर तारीख फिरोज शाही में ही लिखे गए, लेकिन लेखक बदल गए। शम्स ए सिराज अफीफ थे वो लेखक। ये 90 अध्याय आगे चलकर शम्स ए सिराज ने लिखे। शम्स ए सिराज, जिस आपने मध्यकालीन भारत में अच्छे से पढ़ा होगा, सिराज ने तारीख फिरोज शाही में लिखे। तो दोनों की किताब का नाम एक ही है और शम्स ए सिराज ने कहा ही था कि मैंने बरनी का अधूरा कार्य पूरा किया है। ठीक है, तारीख फिरोज शाही में लिखे, फिरोज शाही में लिखे। ठीक है, तारीख फिरोज शाही में लिखे। तो अब आप समझ सकते हो कि जो तारीख फिरोज शाही 2 लेखकों ने लिखी है। किसने? एक लिखी है आपके शम्स ए सिराज अफीफ ने, शम्स ए सिराज अफीफ, एक लिखी है शम्स ए सिराज अफीफ ने, और दूसरी लिखी है आपके बरनी ने। 11 मुकदमे उसने लिखे, 90 इसने लिखे। इस प्रकार काम पूरा हो गया। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि जो बरनी का लेखन है, यह लेखन आपके यूं कहिए कि मिनहाज उस सिराज, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने किताब लिखी थी तबकात ए नासिरी। तो तबकात ए नासिरी जहां खत्म होती है, वहीं बरनी की तारीख फिरोज शाही शुरू होती है, और जहां बरनी की तारीख फिरोज शाही खत्म होती है, वहीं से शम्स ए सिराज अफीफ की तारीख फिरोज शाही स्टार्ट होती है। इसलिए कहा यह जाता है कि तारीख फिरोज शाही जो है वो उत्तर रूप है किसका? वो है हमारे मिनहाज, इसका मिनहाज उस सिराज की तबकात नासिरी का आगे का भाग है, जो वो शायद 23 तबकात में लिखी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि मिनहाज उस सिराज की तबकात ए नासिरी पुस्तक का आगे का भाग है। ये आगे का भाग है बरनी की तारीख फिरोज शाही।
ठीक है, तारीख फिरोजशाही। अब आप यूं कहिए कि मिन्हाजुस्सराज ने क्या किया था, प्राचीन कालीन तुर्क शासन के बारे में लिखा था, और जहां तबकात नासिरी जो 23 तबकों में लिखी खत्म हुई, मेरे हिसाब से 23 तबके ये आप कंफर्म कर लेना, जहां ये 23 तबके खत्म हुए वहीं से, जहां से 23 तबके खत्म हुए वहीं से बर्नी ने लिखना शुरू किया। तो कई बार ये भी आता है कि सिक्वेंशियल इसको व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले तबकात नासिरी, फिर तारीख फिरोजशाही बर्नीकृत, फिर अफीफकृत तारीख फिरोजशाही। तो सबसे पहले ये लिखी गई 1 नंबर पे, उसके बाद ये लिखी गई आपके बरनी की किताब, और तीसरे नंबर पे आती है। इसको क्रम से देखेंगे तो प्रारंभिक इतिहास यहाँ से मिलेगा, बाद का इतिहास बरनी से मिलेगा, और सबसे लास्ट का इतिहास सल्तनत काल का कहाँ से मिलेगा, शम्स सिराज अफीफ की तारीख फिरोजशाही से। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि इन्होंने इसी कार्य को पूरा किया था। तो ये तो हो गया हमारे इसका तारीख फिरोजशाही का एक बेसिक परिचय। अब बात ये आती है कि तारीख फिरोजशाही को लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था, क्यों लिखा था इन्होंने इस किताब को उस भटनेर दुर्ग के अंदर कारावास के दौरान। पहला ये कि बरनी ये मानते थे कि अगर किसी व्यक्ति को पाप का प्रायश्चित करना हो, अगर किसी व्यक्ति को पाप का प्रायश्चित करना हो, रिग्रेशन करना हो, तो इतिहास लिखना चाहिए। इतिहास एक पवित्र कार्य है जो एक व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिला सकता है। क्या कहा था इन्होंने, इतिहास एक पवित्र कार्य है, इतिहास एक पाक कह सकते हो, पवित्र कार्य है। क्या है, पवित्र कार्य है जो पापों से मुक्ति दिला सकता है। अब बात यह आती है कि बरनी ने कौन से पाप किए थे जिसकी मुक्ति वो चाहता था। एमबीटी के दरबार में रहते हुए भी इसने मोहम्मद बिन तुगलक की अधार्मिक नीतियों की कभी आलोचना नहीं की। ये उसका बड़ा पाप था, ये उसको भी पता था। इसके अलावा उत्तराधिकारी युद्ध में पड़ के एक गलत का सपोर्ट करना भी अधार्मिक था, और वो भी एक प्रकार से पाप था, ऐसा उसको लग रहा था। फिरोज शाह तुगलक की दृष्टि से भी बरनी ने उत्तराधिकारी जो विवाद हुआ उसमें उसका सपोर्ट लेने का दृष्टिकोण भी एफएसटी की नज़र से वो भी पाप था। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बरनी इस किताब के जरिए जेल से भी मुक्ति पाना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि अगर तारीख फिरोजशाही से फिरोज शाह तुगलक खुश हो जाएंगे, उनको लगेगा कि इसने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, तो फिर मेरे को इस जेल से, कैद से आज़ाद कर देंगे। और इस कारण उसने तारीख फिरोजशाही लिखी थी, ऐसा माना जाता है। तो उसने क्या कहा था, इतिहास एक पवित्र कार्य जो पापों से मुक्ति दिला सकता है। और उसको पता था कि उसने कौन कौन से पाप किए हैं, तो इतिहास लिखकर वो पापों से मुक्त हो सकता है। यहाँ पे पाप से आप ये समझ सकते हो कि जो भी उसने कुछ किया था, जो भी उसके कृत्य थे, उनसे वो मुक्त हो जाएगा, मतलब जेल से छूट जाएगा वगैरह वगैरह, फ्री हो जाएगा। तो एक तो इन्होंने ये बताया था, तो कहने का मतलब था कि पापों का प्रायश्चित करने में सहायक। दूसरा इनका उद्देश्य क्या था, दूसरा ये उद्देश्य खुद बताते हैं इतिहास का। ये कहता है कि आम जनता को इतिहास एक शिक्षा देता है कि अगर आप अच्छे कार्य करोगे तो अच्छा मिलेगा, अगर बुरे कार्य करोगे तो उसका परिणाम बुरा होगा। तो ये आम जनता के लिए सीख देता है। उसके साथ साथ ये राजाओं को भी सीख देता है इतिहास, कि किसी दूसरे राजाओं की नीतियों से सीख कर हम भी उसके अनुसार नीति बना सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि इतिहास जो है ये आम जनता व शासक वर्ग को सीख देता है। आम जनता को कहता है कि गलत का नतीजा गलत और अच्छे का नतीजा अच्छा, और शासक को कहता है कि किस तरह से अपनी नीतियों का निर्माण करना दूसरे शासकों से वो सीख सकता है। आम जनता व शासक वर्ग को इतिहास सिखाता है, को इतिहास सिखाता है। ठीक है, एक इतिहास का इन्होंने ये उद्देश्य बताया। अब देखो, आम जनता और शासक की बात हो गई, और इसके अलावा इन्होंने क्या कहा था कि इस्लाम के अनुयायियों को, इस्लाम के जो भी अनुयायी, उनको हदीस जानना आवश्यक है। हदीस इनके धार्मिक ग्रंथ है, कुरान किताब। हदीस जानना आवश्यक है, और हदीस जानने के लिए इतिहास का अध्ययन जरूरी है। ठीक है, तो हदीस के ज्ञान के लिए इतिहास का अध्ययन जरूरी। हदीस के ज्ञान के लिए इतिहास का अध्ययन जरूरी। इतिहास का अध्ययन
जरूरी। ये उन्होंने इतिहास के उद्देश्य बताए और साथ साथ में उनके लिखने के भी उद्देश्य। देखो इतिहास के उद्देश्य है, ये यूं कही कि इस किताब के लिखने के भी उद्देश्य है, क्योंकि ये किताब भी अपने आप में उसको लगता था कि ये भी एक प्रकार का मेरा क्या है, ये एक प्रकार से उद्देश्य है उसका इतिहास लिखने का। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, एक चीज मैं और बताना भूल रहा हूं कि मिनहाज जो थे, मिनहाज ने जो तबकात नासिरी पुस्तक लिखी, ये प्रारंभिक सल्तनत काल की जानकारी देता है, जिसमें तुर्क आधिपत्य वगैरह आ जाएगा, ये बीच में देता है, और शम्स सिराज अफीक बाद की जानकारी देता है। मिनहाज की तुलना में ये ज्यादा वैज्ञानिक थे। तो चलो उसको अपन बाद में लास्ट में जहां पे आलोचना करेंगे वहां लिख लेंगे। अब आती तारीखी फिरोजशाही की एक और बात, इन्होंने उद्देश्य लिख लिया। तारीखी फिरोजशाही इन्होंने लिखा है कि ये जो मैं इतिहास लिख रहा हूँ, ये जो मैंने पुस्तकें लिखी है, ये केवल अमीर और उच्च वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लोग इस किताब को समझ नहीं पाएंगे। उसका ये मानना था कि निम्न वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वो दुर्गुण होते हैं, उनमें कोई गुण होता नहीं है, गुण होते हैं तो भी उसमें वो गलत वाले गुण होते हैं, जैसे अपन दुर्गुण कह रहे हैं, वो गुण होते हैं, तो उनके लिए इतिहास नहीं है, अमीर वर्ग के लिए इतिहास लिखा जा रहा है। ये स्पष्ट भेद किया इन्होंने अमीर वर्ग और गरीब तबके का। तो इन्होंने क्या कहा था कि इसका इतिहास जो है, बरनी का जो इतिहास है, इतिहास केवल अमीर वर्ग ही समझ सकता है, क्योंकि एक तो खुद अमीर वर्ग से था और दूसरा उसकी शिक्षा भी अमीर लोगों के सहायता से हुई थी। इतिहास केवल अमीर वर्ग ही समझ सकता है, अमीर वर्ग ही समझ सकता है, अमीर वर्ग ही समझ सकता है। ठीक है ना, निम्न वर्ग की बस की बात नहीं है ये। उन्होंने कहा था कि निम्न वर्ग जो है वो, निम्न वर्ग में वो गुण नहीं, वर्ग में वो गुण नहीं। ये वर्ग विभाजन पर काफी कुछ लिखते हैं इन्होंने। ये मोहम्मद बिन तुगलक की कहीं आलोचना नहीं की है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न वर्ग के लोगों को कुछ पद दिए थे, उसके कारण इसने एमबीटी की भी आलोचना कर दी थी। देख सकते हो आप कि जो व्यक्ति एमबीटी की गोद में था, एमबीटी की आलोचना की, एमबीटी की आलोचना किस कारण आलोचना की थी? क्योंकि उसने निम्न वर्ग को पद दे दिया। क्या किया? निम्न वर्ग के लोगों को पद दे दिया। निम्न वर्ग के आप सोच सकते हो कि निम्न वर्ग से कितनी घृणा थी इनको। हिंदुओं के प्रति भी बहुत कठोर थे ये। तो कहने का मतलब ये था कि इन्होंने उच्च कुल और निम्न कुल का एक स्पष्ट विभाजन अपने इतिहास में किया है। इस बात का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका जो इतिहास लेखन है बड़ा जीवंत है। जीवंत का मतलब पढ़ने के समय ऐसा लगता है कि जैसे वास्तव में इतिहास हम प्रत्यक्ष अनुभूति कर रहे हैं। ऐसा जीवंत इतिहास लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो इनका इतिहास लेखन जो है जीवंत इतिहास लेखन है इनका, इस बुक्स में स्पष्ट रूप से दिखता है। ठीक है, और एक फैक्चुअल बात और दे देता हूं आपको यहाँ पे कि इस किताब के 2 एडिशन आए, 2 संस्करण आए। एक संस्करण लिखा साइमन डिग्बी ने। ठीक है, इसकी जो पांडुलिपियां हैं वो आपके प्राच्य विद्या संस्थान जो टोंक में है, पारसी शोध संस्थान सॉरी, और खुदा बख्श लाइब्रेरी, रजा लाइब्रेरी में इनकी पांडुलिपियां रखी हुई है। कहाँ पे? रजा लाइब्रेरी, खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में है शायद, और एक प्राच्य शोध संस्थान जो हमारा टोंक के अंदर है, टोंक में इनकी पांडुलिपियां हैं। इनको 2 भागों में पब्लिश करवाया गया। पहला भाग करवाया जर्मन इतिहासकार साइमन डिग्बी ने। किसने? जर्मनी के इतिहासकार थे साइमन डिग्बी, और इन्होंने करवाया था इसका पहला भाग प्रकाशित, बहुत बाद में करवाया था। और दूसरा भाग करवाया था सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान है। उससे पहले इस किताब का कुछ भी ऐसा अस्तित्व नहीं था। ये सर सैयद अहमद खान ने जो उसका प्रकाशन करवाया ये था 1862 के आसपास, और ये तो शायद बहुत बाद का है, और आप तिथि एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से 1970 के आसपास की बात है, जर्मन इतिहासकार वाली। ठीक है, तो इसके 2 भाग आए हैं इस पुस्तक के, दोनों भाग के बारे में मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, ये थी तारीख फिरोजशाही। और तारीख फिरोजशाही सबसे अहम और यूँ कहिए कि सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जियाउद्दीन बरनी की। इसके बाद में देखिए तो ये पुस्तक इन्होंने लिखी कहाँ पे, भटनेर के किले के अंदर। कहाँ पे लिखी थी, भटनेर के किले के अंदर लिखी थी। 1357 के अंदर ये पुस्तक पूरी हो गई थी। 9 शासकों की हमें जानकारी देती है। थोड़ा सा ये और भी मैं लिख लेता हूँ, पूर्ण कब हुई, 1357 में पूर्ण हो गई थी और 9 शासकों की हमें इसमें जानकारी मिलती है। 4 होंगे आपके खिलजी वंश के और इसके अलावा 3 हो गए तुगलक वंश के, 7 कैकुबाद की उमर बलबन वाले 2 वहाँ से कर लो तो 9 हो गए टोटल। ठीक है, ये हो गया तारीख फिरोजशाही के बाद। इनकी जो दूसरी सबसे चर्चित पुस्तक थी वो थी आपके फतवा-ए-जहांदरी। क्या नाम था, फतवा-ए-जहांदरी। आपने नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। ये फतवा है, फतवा मतलब एडवाइस है एक टाइप से, फतवा-ए-जहांदरी। ये इनकी दूसरी अहम पुस्तक है। इस पुस्तक में क्या क्या है, देखो इन दोनों पुस्तकों का अगर आप अध्ययन कर लोगे ढंग से, अपन जो कर रहे हैं, इससे आपको इनकी विचारधारा पता चल जाएगी, ज्यादा सोचने की आवश्यकता भी नहीं। अब फतवा-ए-जहांदरी के अंदर क्या लिखा है इन्होंने, जो मोहम्मद गजनवी है, इस गजनवी ने अपने जो संतान थे, अपने जो पुत्र थे, उन पुत्रों के समक्ष भाषण दिए थे राजत्व से संबंधित, वो बातें लिखी है गजनवी द्वारा अपने पुत्रों को राजनीतिक शिक्षा, यूं कहिए राजत्व के भाषण, या यूं कहिए कि शिक्षाएं आप कह सकते हो, दिए, उनका संकलन किया। उनका संकलन है इसके अंदर, पहली चीज। दूसरा क्या लिखा है इसमें, इसमें बलबन ने अपना राजत्व, जो बलबन का राजत्व, लोह नीतियां वगैरह आपको अच्छे से पता होगा, तो बलबन का जो राजत्व वह राजकार्य से संबंधित जो कार्य थे, राजकार्य से संबंधित शिक्षा जो उसने अपने पुत्रों को दी थी, जैसे अपन वशाया कहते हैं, क्या कहते हैं, वशाया में लिखी। और ये वसाया में किसने लिखी थी, बरनी ने लिखी थी। और वसाया किसका भाग है, फतवा-ए-जहांदरी का भाग है। तो आप ये लिखिए, कई बार आता है कि वसाया किसने लिखा, वसाया बरनी ने लिखा था। वसाया क्या था, वसाया था कि बलबन ने अपनी संतान को जो आपके राजत्व और राजकार्य से संबंधित बातें कही थी, वो वसाया में लिखी। वसीयत है एक टाइप से, बलबन की वसीयत है वो राजत्व का सिद्धांत, वो वसाया में लिखकर। वसाया किसका भाग है, फतवा-ए-जहांदरी का भाग है विद्यार्थियों। अब यहाँ से एक बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। इन 2 एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि इस पुस्तक के अंदर इसकी विषय वस्तु क्या हो सकती है। इस पुस्तक की विषय वस्तु देखिए, पूरी की पूरी जो विषय वस्तु है वो है आदर्श मुस्लिम के गुण क्या क्या होंगे। एक आदर्श मुस्लिम शासक के गुण क्या होंगे, मुस्लिम शासक के गुण बताए गए हैं, क्या हो सकते हैं। एक तो इस गुण किसने बताए थे, बलबन ने और गजनवी ने, इन्होंने बताए थे, उनका इसने संकलन किया है। इसलिए हम कहते हैं कि फतवा-ए-जहांदरी में हमें आदर्श मुस्लिम के गुण मिलते हैं। दूसरा, ये पूरी की पूरी किताब उपदेशात्मक शैली से लिखी गई है। उपदेशात्मक का मतलब होता है एक प्रकार से नसीहतें दी गई है। नसीहत का मतलब आप कह सकते हो कि एक प्रकार से एडवाइस दी गई है। बलबन ने अपने बेटों को एडवाइस दी, गजनवी ने अपने बेटों को एडवाइस दी। तो पूरी की पूरी ये किताब जो है उपदेशात्मक, उपदेश दिए गए हैं, नसीहतें दिए गई है कि किस तरह से शासन करना है, किस तरह से शासन नहीं करना है। इसके अलावा विद्यार्थियों देखिए, इस पुस्तक के अंदर बलबन खुद भी बरनी खुद भी एक प्रकार से नसीहतें देने से नहीं चूका। जब इन्होंने दी गजनवी ने, तो साथ में इसने भी अपने भी कुछ साथ में शामिल कर लिया। क्या बोला इसने कहा कि राज शासन जो है, शासन गैर इस्लामिक है, संस्था है। शासन क्या है,
गैर इस्लामिक संस्था है। ये बलबन ने खुद ने जोड़ दी, आधी से ज्यादा इन्होंने जोड़ी, कुछ बलबन ने अपनी तरफ से जोड़ दी कि शासन एक गैर इस्लामिक संस्था है और इसलिए मुस्लिम शासकों के लिए आवश्यक है कि वो शरीयत के कानून लागू करें। क्या करें? मुसलमान जो इस्लाम के कानून है वो लागू करें। इसके अलावा मुसलमानों को विशेष सुविधाएं दें, विशेष दर्जा दें। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो गैर मुस्लिम है, जैसे अपन काफिर कह सकते, हिंदू कह सकते हो, गैर मुस्लिम लगभग वही थे। गैर मुस्लिम जो है उनके प्रति बड़ा कठोर रवैया रहा है इनका, के प्रति कठोर रवैया समझ गए होंगे, बड़े हार्ड शब्द यूज किए इन्होंने यहाँ पे कि क्या क्या करना चाहिए, दंडित करना चाहिए, ये करना चाहिए। हिंदुओं के प्रति इनके जो विचार थे वो बड़े कठोर विचार थे। साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि केवल शरीयत से भी काम नहीं चलता, कुछ छोटे मोटे कानून जवाबित कानून है वो बनाने चाहिए राजा को, ताकि शासन व्यवस्था और ढंग से चल सके। इन्होंने ये भी कहा था कि एक तुर्क होने से कोई सफल शासक नहीं होगा, उनको अच्छी तरीके से कानून भी बनाने आने चाहिए। तो जवाबित वगैरह, तो न्याय व्यवस्था में एक यूं कहिए कि काफ़ी इनका विश्वास था। तो कानून व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, जो शासक ढंग से नीतियाँ बनाएगा वही शासक जो है वो हमेशा सफल होगा। एक तुर्की होने से सफलता मिलेगी ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये एक प्रकार का राजनीतिक ग्रंथ है। फतवा जहादरी क्या है? एक राजनीतिक ग्रंथ है और इसकी तुलना हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कर सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इसकी तुलना की जाती है। अर्थशास्त्र से तुलना क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा ग्रंथ है, राजनीतिक ग्रंथ है। यह एक राजनीतिक ग्रंथ है। ठीक है, फतवा जहांदरी के बारे में ये बातें आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये। ठीक है, ये इनकी दूसरी पुस्तक हो गई। इसके अलावा कुछ किताबें और भी हैं जो इन्होंने छोटी मोटी कई किताबें और भी लिखी थी। जैसे मैं नाम लूँ तो एक तीसरी किताब इनकी हसरतनामा भी इन्होंने लिखा था, हसरतनामा। इसके अलावा इनकी एक किताब और भी है जिसका नाम है सलावत ए कबीर, सलावत ए कबीर, एक इनकी ये भी किताब है। इसके अलावा इनकी एक किताब है मुआसिर सादात, मुआसिर उस सादात, ये भी इनकी एक किताब है। इसके अलावा आपके तारीख ए किताब का नाम है बारामाकी, ये भी इनकी किताब है। ठीक है, इनायतनामा भी इनकी किताब है। ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं, बस आप तो दो वो ढंग से याद कर लेना, इनायतनामा। हालांकि आपकी सल्तनत काल का साहित्य पढ़ोगे तो वहाँ ये पढ़ना ही पड़ेगा। इनायतनामा, ये इनकी 7 मेन किताबें थी जो हमें परीक्षा के एंगल से ध्यान रखनी है। और अब मैं सबसे लास्ट में आ जाता हूँ कि बरनी की कुछ दोष भी थे। दोष क्या क्या थे? ये दोष भी हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली चीज़ दोष ये था कि वो पूर्वाग्रही था। उसने जितना भी इतिहास लिखा है बिल्कुल निष्पक्ष इतिहास नहीं है। और निज़ामी, हसन निज़ामी क्या कहते हैं कि हसन निज़ामी कहते हैं कि बलबन अपने तारीख़ फिरोजशाही में लास्ट तक आते आते चापलूस हो जाते हैं। निज़ामी ने क्या लिखा है कि बरनी जो है तारीख़ फिरोजशाही में अंतिम भाग लिखते लिखते वो चापलूस जैसी स्थिति हो जाती है, जैसे कोई चमचाइयाँ कर रहे हैं, उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है। दूसरा, उनके कालक्रम के निर्धारण में भी गड़बड़ियाँ हैं। उन्होंने कालक्रम ढंग से नहीं लिखा। कालक्रम जो लिखा है वो सारा का सारा क्या है? भ्रामक है। ये इनकी एक दूसरी बड़ी कमी थी। तीसरा ये था कि इन्होंने ऐतिहासिक स्रोतों का उपयोग भी बड़ा असावधानी से किया है। ऐतिहासिक स्रोतों का उपयोग असावधानी से किया है। ठीक है, इनकी ये भी आलोचना की जाती है कि इन्होंने जिससे जो कुछ सुना वो सारा का सारा इन्होंने लिख लिया। इसके अलावा इन्होंने व्यक्तिपरक इतिहास लिखा है। व्यक्तिपरक का मतलब होता है एक व्यक्ति की और ओरिएंटेड इतिहास लिखा है। सब्जेक्टिव जिसे अपन कह सकते हैं, विश्लेषणात्मक इतिहास की कमी है वो
स्पष्ट रूप से दिखती है। और हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बर्नी जो है ये इतिहासकार के रूप में नहीं नजर आते, इतिहासकार की बजाय इतिहास के विश्लेषक के तौर पे है वो, या यूं कहिए कि इतिहास के विश्लेषक के रूप में देखना बेहतर होगा इनको। इतिहास के विश्लेषक ज़्यादा नजर आते हैं कि जो इतिहास का विश्लेषण कर रहे हो, इतिहास रच नहीं रहे हो, जैसे विश्लेषण कर रहे हो, ये ज़्यादा नजर आते हैं। एक और बात अपन ऐड कर सकते हैं कि इन्होंने सूचना देने के बजाय शिक्षाएं ज़्यादा दे दी। राजा को ये करना चाहिए, राजा को ये की बजाय क्या कर दिया, शिक्षाएं दे दी, शिक्षा ज़्यादा दे दी। तो मतलब उपदेशात्मक भाषा हो गई इनकी। तो ये इनकी कुछ बरनी की क्या थी, कमियां थी, और 6 कमियां मैंने आपको बता दी, 7 ग्रंथ बता दी। ये थी विद्यार्थियों हमारे बरनी। अब एक फजल बचे जो कल अपन उसको डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।